गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। वाई न्यूटन सेकंड लॉ इज नोन एज रियल लॉ। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको हम रियल लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है एज वेल एज जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो दोनों आप ड्राइव कर सकते हो बाय यूजिंग सेकंड लॉ। दैट इज वाई वी कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ। क्या है आपके पास? बाय न्यूटन second law is known as real law। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ को आप रियल लॉ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ एज वेल एज न्यूटन थर्ड लॉ, एज वेल एज न्यूटन थर्ड लॉ can be derived using Newton's second law। अब देखिए फर्स्ट लॉ की डेरिवेशन के लिए क्या है। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? फोर्स किसके इक्वल था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसको हमने जब डेरिवेशन किया था तो दूसरा इसका फार्मूला था F इज इक्वल टू एम ए, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास कोई भी बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, मीन्स अगर हमारे पास जो फोर्स है वो जीरो के इक्वल है तो फ्रॉम वन क्या आ जाएगा? फ्रॉम वन जीरो इज इक्वल टू एम ए एंड ए इज इक्वल टू जीरो। मीन्स हमारी एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी जहाँ से? जीरो। और यू कैन से एक्सेलरेशन क्या आ गई? हमारी जीरो आ गई। इसका मीन्स क्या है? हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। मीन्स अगर हमारी बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्मली क्या करती रहेगी? हमारी मोशन करती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ यही था कि अगर आपके पास बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है तो हमारे पास जो स्टेट है बॉडी की वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? हाउ वी कैन ड्राइव थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में हम क्या लेते हैं? मान लो हमारे पास दो बॉडीज हैं, वन बॉडी इज ए, अनदर बॉडी इज बी। जब ये दोनों आपस में कोलाइड हो रही हैं, कोलिजन हुई, कोलिजन होने से ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, बी फोर्स लगाएगी किसके ऊपर? ए के ऊपर। मान लो जो ए के ऊपर बी ने फोर्स लगाई वो है आपकी एफ ए बी। सिमिलरली जो बी के ऊपर फोर्स लगाएगा ए, वो है मान लो एफ बी ए। ठीक है, अगर हमारे पास दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि इस बॉडी का मास है मान लो m1, इस बॉडी का मास है मान लो m2। इसका भी मोमेंटम चेंज हुआ, इसका भी मोमेंटम चेंज हुआ। मान लो जो ए बॉडी है उसका मोमेंटम चेंज हुआ, ए बॉडी का मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज इज डेल्टा P1। सिमिलर जो बी बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ दैट इज डेल्टा P2। आगे हमने इम्पल्स पढ़ा था। इम्पल्स क्या होता है हमारे पास? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, कि हमारे पास मोमेंटम कितना चेंज हुआ। इम्पल्स होता क्या है हमारे पास? फोर्स इनटू में टाइम इंटरवल। तो ए के ऊपर अगर हम देखें फोर्स कितनी है? एफ ए बी। मोमेंटम सॉरी, और ये जो मोमेंट मान लो ये जो कोलिजन हो रहा है, लेट कोलिजन इज फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम के लिए अगर आपका कोलिजन हो रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेट कोलिजन बी अकर फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल दैट इज डेल्टा टी। तो इम्पल्स क्या हो जाएगा? एफ फोर्स इनटू में जो स्मॉल टाइम के लिए कोलिजन हुआ इज इक्वल टू डेल्टा P1 फॉर बॉडी ए। सिमिलरली बॉडी बी के लिए ये क्या आ जाएगा? एफ बी ए इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा P2। अगेन चेंज इन मोमेंटम। अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि
जब ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड हुई, कोलाइड होने के बाद ये कंबाइन हो गई, कंबाइन हो गई, अब ये एक बॉडी बन गई। अब जो ये कंबाइन बॉडी है उसके ऊपर हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर दे। नाउ जो हमारे पास कंबाइन बॉडी है, कंबाइन बॉडी, ऑन कंबाइन बॉडी नो फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, बाहर से अब कोई फोर्स नहीं लग रही। सो नो चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। सो नो चेंज इन मोमेंटम मीन्स हमारे पास जो मोमेंटम है कंबाइन बोर्ड का वो क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0। और ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो जहाँ से अगर डेल्टा P1 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, इसको अगर हम इसमें पुट कर दें तो डेल्टा P1 की जगह पे क्या आएगा, FAB इंटू डेल्टा टी, प्लस इसकी जगह पे FBA इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, और FAB प्लस FBA इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, और FAB प्लस FBA इज इक्वल टू 0, और FAB इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस FBA। मीन्स जो फोर्स एक्सर्टेड हो रही है किसके द्वारा, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी B ऑन A, जो फोर्स B लगा रहे हैं A के ऊपर, इज इक्वल एंड अपोजिट, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट है, इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी A ऑन B। जो फोर्स B A के ऊपर लगा रहा है वो इक्वल और अपोजिट है किसके, जो फोर्स ए लगा रहा है किसके ऊपर, बी के ऊपर। दिस इज अवर न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ यही है कि एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, इक्वल एंड अपोजिट। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्करेंट फोर्सेस। अगला हम टॉपिक ले रहे हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, और यू कैन से इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कॉन्करेंट फोर्सेस, हमें समझना होगा कि कॉन्करेंट फोर्सेस क्या हैं, देन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। नेक्स्ट इज अवर टॉपिक कॉन्करेंट ऑफ, ऐसे लिखो इसको, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट। अवर टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट। अब देखो मान लो इनिशियली क्या है आपके पास, कॉन्करेंट को समझ रहे हैं पहले तो। आपके पास मान लो इनिशियली कोई बॉडी रेस्ट पे है, दिस इज योर बॉडी एट रेस्ट। मान लो हमने एक फोर्स इसकी इस साइड लगाई F1। अब मान लो इस बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, मान लो एक फोर्स हमने इस तरफ लगाई F2, ठीक है। तो जो इसका रिएक्शन होगा वो इस पॉइंट पे होगा, उतनी ही फोर्स जैसे ये है, मान लो एक फोर्स मैं इधर से लगा रही हूँ, एक फोर्स इधर से लगा रही हूँ, F1 F2, ठीक है। और ये जो दोनों मैं फोर्सेस लगा रही हूँ, तो यहाँ पे कहीं इसका रिएक्शन होगा, किसी मिड पॉइंट पे इसका रिएक्शन आएगा। अब मान लो इस पे एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, दैट इज mg ड्यू टू ग्रेविटी। एक हम नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते हैं, फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज n, इसके अपोजिट जो सरफेस लगाता है ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक ने नीचे की तरफ ग्रेविटी लगा, ये सरफेस है जो, इसने इसके ऊपर क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन। तो इन चारों जो फोर्सेस हैं इनका जो रिएक्शन है वो इस कॉमन पॉइंट पे आएगा। मीन्स अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रही है और उसका जो रिएक्शन है वो किसी एक पॉइंट पे आ रहा है, तब हम फोर्सेस को क्या कह रहे हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इफ़ मोर देन टू फोर्सेस ज्वाइन एट अ सिंगल पॉइंट, या फिर ज्वाइनिंग इफ टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन अ सेम पॉइंट। अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस सेम पॉइंट पे एक्ट हो रही हैं तब हम उसको क्या बोल देते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, लाइक अगर मैं इसी की एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो मैंने कॉन्करेंट का दूसरा एग्जांपल आप ये देख सकते हो, मान लो आपके पास एल रोड की कोई वायर है, एल शेप की कोई रोड है, ठीक है। तो हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, अगर इसको ब्रेक करना चाह रहे हो या तो एक तरीका ऐसे है कि इसको हम ऐसे फोल्ड कर लें, या फिर दोनों तरफ से एक ऐसे फोर्स लगाएं, एक फोर्स इस तरफ से लगे, एक फोर्स इस तरफ से। तो हमारा प्रैक्टिकली हम क्या है,
क्या सोचेंगे कि जहां से ये ब्रेक होगा तो इस पॉइंट पे हमारे क्या लग रही है, कॉन्करेंट फोर्स। ठीक है, मतलब जो रिएक्शन फोर्स है, जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पे होगा हमारे पास। फोर्स हम यहाँ पे इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इस पॉइंट पे। इसी को हम जब हम रोटेशनल मोशन चैप्टर रीड आउट करेंगे, रोटेशनल मोशन में इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। सेम पॉइंट एक्ट्स एज अ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं किसी एक बॉडी पे, मान लो ये मार्कर है, इस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, मैं एक फोर्स इस साइड से लगा रही हूँ, एक फोर्स इस साइड से, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, मीन्स जो मैं फोर्सेस लगा रही हूँ वो क्या है, इक्वल है, एक तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, बट डायरेक्शन क्या उनकी अपोजिट है, एक इस तरफ से लग रही है, एक इस तरफ से। अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ठीक है, एफ नेट क्या होगा, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, कि अगर हमारे पास नेट फोर्स 0 है तो दो फोर्सेस लगाई थी मैंने इस मार्कर के ऊपर, F1 प्लस F2, इसका मतलब क्या है, 0, तो F1 क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस ऑफ F2। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आती है हमारे पास, अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, इफ टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दो फोर्सेस अगर इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन उनकी अपोजिट है, तब हम क्या कहते हैं कि बॉडी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अगर हम इसी को तीन फोर्सेस में बात करें, मान लो मेरे पास एक फोर्स इस तरफ एक्ट हो रही है F1, एक फोर्स इस तरफ एक्ट हो रही है, मैं चाहती हूँ कि जे वाला जो मेरा पार्टिकल है इसके ऊपर मैं F3 फोर्स चेक करना चाहती हूँ कि वो किस तरफ लगेगी। तो हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम ला के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो हमें फोर्स बताएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा आर, वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास थ्री फोर्सेस हैं, एफ नेट अगेन 0 होगा, हमने इस फोर्स की बात करनी है F3 की, मीन्स F1 प्लस F2 प्लस F3 अब क्या होगा, 0 के इक्वल। हमें F3 देखना है, F1 और F2 तो पता है, तो हम F3 को इस साइड रखेंगे, F1 और F2 को उस साइड ले जाएंगे, तो F1 प्लस F2 मीन्स जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आया, F1 प्लस F2, और माइनस का साइन है मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, F3 फोर्स मीन्स मेरी इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। मतलब थ्री फोर्सेस हमारी कॉन्करेंट कब हैं, थ्री फोर्सेस आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ resultant of two forces is equal and opposite in magnitude with the third force। अगर दो फोर्सेस का जो सम है उसके इक्वल और अपोजिट है, तब हम बोलेंगे कि हमारी थ्री फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये आपके पास कॉन्करेंट फोर्सेस है। नेक्स्ट एक स्मॉल सा टॉपिक बचा हमारा, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। थैंक यू।